वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। आज हम करेंगे अपना 10th क्लास का बच्चों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एमसीक्यू बेस होने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही इजी हैं। बहुत इजी तरीके से मैं इनको समझा दूंगी जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अलग अलग लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग क्यों होता है। ऑप्शन ए है हमारा, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं अलग अलग होती है। आकांक्षाएं होती है बच्चों उम्मीदें। बी है, क्योंकि सभी की आय समान होती है। सी है, क्योंकि सभी एक जैसी सुविधाएं चाहते हैं। डी है, क्योंकि विकास केवल आर्थिक होता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं अलग अलग होती है इसलिए उनका विकास का अर्थ भी सबके लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसान है, तो उन सब के लिए विकास का अर्थ अलग होगा। एक स्टूडेंट के लिए विकास का अर्थ होगा अच्छी पढ़ाई, एक किसान के लिए विकास का अर्थ होगा उसकी जो फसल होती है उसका अच्छा मूल्य, और एक गृहिणी के लिए विकास का अर्थ होगा बच्चों कि वो जो खाद्यान्न का, जो अपने घर चलाने का सामान खरीदती है, परचून का जो वो सामान खरीदती है, वो ज़्यादा महंगा ना मिले। तो सभी लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है क्योंकि सभी की उम्मीदें अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब होता है बच्चों मीनिंग। तो प्रति व्यक्ति आय से क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है देश की कुल जनसंख्या। बी है कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देना। सी है केवल अमीर लोगों की आय। डी है सरकार की आय। तो इसका सही उत्तर है बी, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देना। यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं उनको जितनी कमाई होती है उससे भाग देना। जब उन दोनों को भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकलकर आ जाती है। क्वेश्चन 3 है हमारा बच्चों, विश्व बैंक देशों की तुलना के लिए किस मापदंड का उपयोग करता है। ए है साक्षरता दर। बी है जीवन प्रत्याशा। सी है प्रति व्यक्ति आय। डी है कुल राष्ट्रीय आय। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से विश्व बैंक है जो सभी देशों की आपस में तुलना करता है कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलपमेंट है या कौन सा देश ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वो प्रति व्यक्ति आय से ही डिसाइड किया जाता है और ये करता है विश्व बैंक। क्वेश्चन 4 है हमारा, केवल प्रति व्यक्ति आय को विकास का सही माप क्यों नहीं माना जाना चाहिए। तो ए है गणना करना कठिन है। बी है केवल गरीबों की आय बताता है। सी है केवल अमीर देशों पर लागू होता है। डी है यह आय के समान वितरण की जानकारी नहीं देता है। तो इसका सही उत्तर है डी, ये समान आय जो कमाते हैं लोग सभी देशों के, तो उसके समान वितरण की जानकारी ये नहीं देता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय को विकास का सही माप नहीं माना जाना चाहिए। क्वेश्चन 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का गैर आर्थिक संकेतक है, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। ए है आय। बी है रोजगार। सी है जीवन प्रत्याशा। डी है उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है बच्चों कि किसी भी देश में जीवन का क्या अनुपात है, किसी भी देश में कितने सालों तक व्यक्ति अनुमानन जीवित रह पाता है। तो इसका अर्थ ये है। क्वेश्चन 6 है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। ए है विश्व बैंक। बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। डी है भारत सरकार। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, बी है मानव विकास रिपोर्ट HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये एक वैश्विक संस्था है बच्चों जो विश्व स्तर पर काम करती है और ये सभी देशों से गरीबी हटाना, भूखमरी हटाना और सभी देशों में सही विकास हो रहा है लोगों का, इस पर रिपोर्ट देती है, इसकी देखरेख करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण कौन सा है। सार्वजनिक सुविधाएं होती है बच्चों जो सरकार हमें सुविधाएं देती है वो। तो ए है निजी कार। बी है निजी स्कूल। सी है निजी अस्पताल। डी है स्वच्छ पेयजल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों
डी स्वच्छ पेयजल, क्योंकि निजी कार, स्कूल, अस्पताल ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य विचार क्या है? ए है केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास, बी है प्राकृतिक संसाधनों का असीम उपयोग, सी है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना विकास, डी है केवल औद्योगिक विकास। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना आज की जो पीढ़ी है उसका विकास करना, बिना अपने जंगलों को, पानी को, मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 9 है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक में कौन सी गतिविधि शामिल होती है? प्राथमिक क्षेत्रक जो हमारा है उसमें कौन सी गतिविधि, कौन से रोजगार किए जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है? ए है कृषि, बी है बैंकिंग, सी है परिवहन, डी है शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि आता है, पशुपालन आता है। क्वेश्चन 10 है हमारा, द्वितीय क्षेत्रक का मुख्य कार्य क्या है? द्वितीय क्षेत्रक में ऐसा क्या किया जाता है? तो ए है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बी है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, सी है सेवाएं प्रदान करना, डी है व्यापार करना। तो बहुत इजी, आप सब बता देंगे, इसका आंसर है बी, क्योंकि द्वितीय क्षेत्रक के में कच्चे माल से तैयार माल तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में, कारखानों में, जैसे सूत से कपड़ा बनाया जाता है या रस्सियां बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है द्वितीय क्षेत्रक, जहाँ पे फैक्ट्रियों में कच्चे माल से कुछ नया तैयार माल बनाया जाता है। क्वेश्चन 11 है हमारा, तृतीय क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है? ए है औद्योगिक क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र और डी है सार्वजनिक क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे शिक्षा की सर्विस हो, चाहे हॉस्पिटल की सर्विस हो, चाहे परिवहन की सर्विस हो, तो ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं तृतीय क्षेत्रक में, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन 12 है हमारा, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्रक में पाया जाता है? ए है तृतीय क्षेत्रक में, बी है द्वितीय क्षेत्रक में, सी है संगठित क्षेत्र में, डी है प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि और पशुपालन वाले क्षेत्र में ज्यादा रोजगार भारत के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 13 है बच्चों, निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र की विशेषता है? संगठित क्षेत्र होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे लोग काम करते हैं। तो ए निश्चित काम के घंटे, बी है सामाजिक सुरक्षा, सी है लिखित नियम, डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी निश्चित काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, लिखित नियम, ये सभी होते हैं संगठित क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन 14 है बच्चों हमारा, असंगठित क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या क्या है? ए है उच्च वेतन, बी है नौकरी की सुरक्षा का अभाव, सी है निश्चित कार्य समय, डी है पेंशन सुविधा। तो असंगठित क्षेत्र में बच्चों बी इसका सही आंसर है, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा का अभाव होता है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन 15 है बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र होता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है अधिक लाभ कमाना, बी है केवल निर्यात बढ़ाना, सी है सामाजिक कल्याण, डी है निजी निवेश को रोकना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, सामाजिक कल्याण। सार्वजनिक क्षेत्र का जो कार्य होता है वो समाज का कल्याण करता है, देश का कल्याण करता है, अच्छी अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दी जाती है, चाहे शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, ये सभी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं कल्याण के लिए। क्वेश्चन 16 है हमारा, निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? ए है खेती, बी है कपड़ा उद्योग, सी है खनन, डी है परिवहन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, परिवहन, क्योंकि ये एक सर्विस है, ये एक सुविधा है बच्चों। क्वेश्चन 17 है हमारा, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी जो पैसा है, जो मुद्रा, जो करेंसी है, वो क्या कार्य करती है सबसे महत्वपूर्ण? ए है लेन देन का माध्यम, बी है मूल्य माप का साधन,
सी है संपत्ति का संचय, डी है उधार का साधन। तो इसका सही उत्तर है लेन देन का माध्यम होती है करेंसी, मुद्रा। क्वेश्चन 18 है हमारा, बैंक लोगों की जमा राशि का एक भाग अपने पास क्यों रखते हैं? ए है लाभ कमाने के लिए, बी है नकद आरक्षित अनुपात, सी है कर भुगतान के लिए, डी है ऋण देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए बैंक एक भाग हमारी जमा राशि का अपने पास रखता है। ये रिजर्व बैंक का नियम है, रूल है। क्वेश्चन 19 है बच्चों हमारा, साख यानी क्रेडिट से क्या तात्पर्य है? ए है केवल नकद भुगतान, बी है वस्तु विनिमय, सी है उधार लेन देन की व्यवस्था, डी है बचत खाता। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, उधार लेने और देने की व्यवस्था की जाती है क्रेडिट से। आपने सुना होगा ना कि क्रेडिट कार्ड से ये शॉपिंग की है। तो क्रेडिट कार्ड कुछ निजी बैंक भी हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो ये सारे निजी क्षेत्र के बैंक हैं और ये भी क्रेडिट देते हैं। और जैसे हमारा सरकारी बैंक है SBI हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, ये भी ये सुविधा देते हैं। क्वेश्चन 20 है बच्चों हमारा, ऋण समझौते में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? जब कोई ऋण लेता है तो ऐसा कौन सा तत्व है जो शामिल नहीं किया जाता? तो ए है ऋण की राशि, बी है ब्याज दर, सी है पुनर्भुगतान की शर्तें, डी है ऋण लेने की जाति। तो जो ऋण लेता है उसकी जाति बच्चों नहीं पूछी जाती है। तो इसका सही उत्तर है डी। निम्न में से कौन सा औपचारिक शाख का स्रोत है? ए है साहूकार, बी है मित्र, सी है बैंक, डी है रिश्तेदार। तो सही उत्तर है इसका सी, बैंक। बैंक औपचारिक शाख का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन 20 है बच्चों हमारा, अनौपचारिक शाख की एक प्रमुख समस्या क्या है? ए कम ब्याज दर, बी अत्यधिक ब्याज दर, सी कानूनी सुरक्षा, डी आसान शर्तें। तो इसका सही उत्तर है बी, अत्यधिक ब्याज दर। अनौपचारिक जो शाख होती हैं, जो साहूकार होते हैं, बनिया होते हैं, जो लोगों को पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं, उधार देते हैं, तो उनकी जो ब्याज दरें होती हैं बच्चों वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अत्यधिक ब्याज दर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 23 है बच्चों हमारा, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल लाभ कमाना, बी है गरीबों को सस्ती साख उपलब्ध करवाना यानी क्रेडिट देना, सी है बैंकों को बंद करना, डी है व्यापार बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, गरीबों को सस्ती साख उपलब्ध करवाना यानी सस्ते ब्याज पर पैसे दिलवाना, ऋण दिलवाना। क्वेश्चन 24 है बच्चों हमारा, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए है भारत सरकार, बी है वित्त मंत्रालय, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास बच्चों। क्वेश्चन 25 है हमारा, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है? यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होती है उसकी? ए देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का आपसी जुड़ाव, बी केवल आयात पर नियंत्रण, सी केवल निर्यात को बढ़ावा देना, डी केवल घरेलू व्यापार। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, सभी देशों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का, निवेश का आपसी जुड़ाव करना, उनको आपस में जोड़ना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। क्वेश्चन 26 है बच्चों हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC किसे कहा जाता है? ए जो केवल एक देश में कार्य करे, बी जो कई देशों में उत्पादन या संचालन करे, सी जो केवल सरकार के अधीन हो, डी जो केवल निर्यात करती हो। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, जो कई देशों में उत्पादन करती हो, व्यापार करती हो, संचालन करती हो, ऐसी कंपनियों को कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्वेश्चन 27 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला कारक है? ए व्यापार अवरोध, बी आयात शुल्क, सी तकनीकी प्रगति, डी संरक्षणवाद। तो इसका सही उत्तर है सी, तकनीकी प्रगति। जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन 28 है हमारा बच्चों, उदारीकरण का क्या अर्थ है?
तो ए है व्यापार पर अधिक प्रतिबंध, बी है निजी क्षेत्र पर रोक, सी है सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, डी है व्यापार एवं उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, व्यापार और जो उद्योग हैं उन पर सरकार कम से कम नियंत्रण रखे, उनको मुक्त रखे, फ्री रखे, ताकि सभी जो व्यापारी हैं दूसरे देशों में जाके अपने देश में व्यापार का अधिकार दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैश्वीकरण हो जाए। उसी को कहा जाता है उदारीकरण, जब गवर्नमेंट सरकार, किसी भी देश की सरकार व्यापार और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम से कम रखेगी, आयात निर्यात पर कम से कम टैक्स लगाएगी, तो उसी को कहा जाता है उदारीकरण। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी। क्वेश्चन 29 है बच्चों, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है कर बढ़ाना, बी है घरेलू उद्योग बंद करना, सी है निर्यात को प्रोत्साहित करना, डी है आयात घटाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात का अर्थ होता है बच्चों अपने देश से सामान दूसरे देशों में बेचना, उसको प्रोत्साहित करना, कम से कम टैक्स लगाना, ये है विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन 30 है हमारा, वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? क्या है वैश्वीकरण की एक नेगेटिविटी? ठीक है, ए है उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प, बी है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, सी है छोटे उत्पादकों पर दबाव, डी है विदेशी निवेश में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, छोटे जो उत्पादक होते हैं उन पर दबाव बनता है वैश्वीकरण के कारण। क्वेश्चन 31 है हमारा बच्चों, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य कार्य क्या है? ए है देशों को ऋण देना, बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम तय करना, सी है युद्ध रोकना, डी है मुद्रा जारी करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम तय करना। जब सभी देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, तो उनको तय करती है विश्व व्यापार संगठन WTO। ये नियम बनाता है कि किस हिसाब से सभी देश आपस में व्यापार करेंगे। क्वेश्चन 32 है बच्चों हमारा, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति कब लागू हुई? आप सभी जानते हैं उदारीकरण क्या होता है, जब गवर्नमेंट उद्योग और व्यापार पर कम नियम लगाए। निजीकरण किसी प्राइवेट सेक्टर का उत्पादन फैक्ट्री खुलना होता है और वैश्वीकरण सभी देशों का आपस में जुड़ना होता है। तो इन नीति कब बनाई गई थी? ए है 1985, बी है 1989, सी है 99 और डी है 1991। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन 33 है बच्चों हमारा, उपभोक्ता किसे कहा जाता है? ए जो वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, उपभोग करता है, बी जो वस्तु का उत्पादन करता है, सी जो कर वसूलता है, डी जो केवल निर्यात करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, उसको खरीदता, उसके बदले में पैसे देता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन 34 है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ए है 1986, बी है 1991, सी है 2005, डी है 2019। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून भारत में लागू किया गया उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए। क्वेश्चन 35 है बच्चों, उपभोक्ता का सूचना का अधिकार किससे संबंधित है? ए है उत्पाद की कीमत से, बी है उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता से, सी है विज्ञापन की भाषा से, डी है विक्रेता का पता। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, उत्पाद जो खरीदा है हमने, जो प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, उसमें कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी है और कितनी वो शुद्ध है। तो इस चीज को दिया गया है सूचना का अधिकार। क्वेश्चन 36 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? ए सुरक्षा का अधिकार, बी चुनाव का अधिकार, सी रोजगार का अधिकार, डी सुनवाई का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है सी, रोजगार का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार और सुनवाई का अधिकार उपभोक्ता को
होता है बच्चों। क्वेश्चन 37 है हमारा, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच का उद्देश्य क्या है? ए, व्यापार को बढ़ावा देना, बी, उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना, सी, कर वसूलना, डी, निर्यात बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए विवाद निवारण मंच का उद्देश्य है। क्वेश्चन 38 है बच्चों, उपभोक्ता जागरूकता का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? ए, विज्ञापन, बी, समाचार पत्र, सी, शिक्षा और जानकारी, डी, छूट योजनाएं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, शिक्षा और जानकारी से ही उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, उसमें जागरूकता आती है, वो सजग हो पाता है अपने अधिकारों के प्रति। क्वेश्चन 39 है बच्चों हमारा, ISI चिन्ह किससे संबंधित है? ए, खाद्य पदार्थ से, बी, कृषि उत्पाद से, सी, औद्योगिक वस्तुएं, डी, दवाइयाँ। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, औद्योगिक वस्तुएं। जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो सामान बनाया जाता है उस पे ये ISI का मार्क होता है बच्चों। जैसे आपने मान लीजिए कोई प्रेस खरीदी, कोई राड खरीदी, कोई प्रेशर कुकर खरीदा, तो उस पर ये मार्क आपको ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन 40 और लास्ट है हमारा बच्चों, उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या आवश्यक है? हमारे पास क्या हो कि हम उपभोक्ता अदालत में किसी दुकानदार के प्रति शिकायत दर्ज करवा पाएं न्याय के लिए? तो ए है मौखिक शिकायत, बी है विज्ञापन, सी है सिफारिश पत्र, डी है बिल या रसीद। तो सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है बच्चों डी, बिल या रसीद हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और न्याय मिल पाएगा हमको। तो ये हो गया बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।